सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मार्क। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मार्क में। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, आप सब अपना काम कर रहे होगे, है ना। तो अभी आज हम क्या नया पढ़ने वाले हैं, कौन सी नई डिसीज़ है। अभी रिसेंट में एक मूवी आई थी, बहुत ट्रेंड करके चली गई वो, है ना। आप लोग भी उस मूवी से रिलेटेड ये थोड़ा सा टॉपिक है हमारा न्यूरो का। सो लेट्स स्टार्ट। सो आई एम स्टार्टिंग विद अ कोट दैट इज, इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ एनीथिंग इज पॉसिबल। अगर आप खुद में बिलीव कर रहे हो, अगर आप खुद में बिलीव कर रहे हो, आप अपने आप में बिलीव कर रहे हो, तो सब चीज़ आपके लिए पॉसिबल है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके लिए इम्पॉसिबल है। सो विद दिस ब्यूटिफुल कोट लेट्स स्टार्ट आवर सेशन ऑफ 2 days. So again I'm going to take adult health nursing second, and in adult health nursing second I'm going to take unit 6 neurological disorder, and that the 2 days topic is Alzheimer disease. So what is Alzheimer disease? अभी जो सैयारा वाली मूवी आई थी उसमें बहुत ट्रेंड कर रहा था ये डिसीज़। सारे लोग इस बीमारी के बारे में जानने के लिए बहुत क्यूरियस कि क्या है ये डिसीज़, जिसकी वजह से वो हीरोइन को तो सब कुछ भूल गया था, लेकिन पीछे का याद था, कुछ भूल गया था। तो हम वी कान ट्रस्ट फॉर द डिसीज़ कंडीशन। हम सब कुछ मूवी में नहीं ट्रस्ट कर सकते कि मूवीज़ में जो भी बताया गया वो सब सही है, ओके। बट स्टिल एल्जाइमर में जो बताया गया था वो कुछ चीज़ें सही थी, कि वो जो आपकी हीरोइन रहती है उसको भूल जाता है कि वो अभी कहाँ प्रेजेंट में है। सो एल्जाइमर इज समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू मेमोरी लॉस। सो लेट्स स्टार्ट। So what is Alzheimer disease? Starting with the definition, Alzheimer disease is a chronic progressive neurodegenerative disorder and the most common cause of dementia, characterized by gradual loss of memory, thinking and functional abilities. So what it is? So it is a chronic progressive neurodegenerative disorder. It is not something which occurs within a days. ऐसा नहीं कि आज मैं क्लास लेके जा रही हूँ और मुझे तो एल्जाइमर हो गया, मैं सब चीज़ें भूल जाऊँगी, ऐसा नहीं होगा। इट इज़ अ क्रोनिक डिसीज़, है ना। तो फेजेस में होगी, पहले से उस इंसान को ये प्रॉब्लम थी और धीरे धीरे होके ये बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गई। इट प्रोग्रेसिव, इट इज़ नॉट रिवर्सिबल। हम इसको ट्रीट करके फिर दोबारा ठीक नहीं कर सकते हैं। सो इट इज़ नॉट रिवर्सिबल, इट इज़ प्रोग्रेसिव एज वेल एज न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर। इसमें क्या है, जो ये हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रही है, एंड इट मोस्ट कॉमन कॉजेस dementia. So dementia is the term something which is related to memory loss, characterized by gradual loss of memory, thinking and functional abilities. धीरे धीरे करके जो हमारा पेशेंट होगा उसकी थिंकिंग कैपेसिटी, उसकी मेमोरी, ये सारी चीज़ों में उसको क्या होगा, लॉस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स द एपिडेमियोलॉजी. So what is the incidence rate of this disease? What is the incidence rate? So most common in older adults. जो हमारे ओल्डर एडल्ट हैं, है ना। ये जो मूवी थी उसमें हीरोइन को दिखा दिया, बट एक्चुअली ये होता किस में है, जो लोग बहुत बुजुर्ग हो गए, बहुत बूढ़े हो गए, उन्हीं में। एंड रिस्क इंक्रीजेज विद द एज। जो रिस्क है वो इंक्रीज हो जाता है विद एज। जैसे जैसे हमारी एजिंग हो रही है, सो वी आर हैविंग रिस्क ऑफ सो मेनी डिसीजेस. इट कैन बी कार्डियोवास्कुलर और इट कैन बी एनीथिंग, है ना। तो जैसे जैसे हमारी एज हो रही है वैसे वैसे रिस्क इंक्रीज हो रहा है. देन मोर कॉमन इन वुमेन. सबसे ज़्यादा कॉमन किस में है, ये वुमेन में, इसीलिए उसमें हीरोइन को हुआ था, है ना. सो इट इज़ मोर कॉमन इन वुमेन. फैमिली हिस्ट्री इंक्रीजेज द रिस्क. सो अगर हमारे पास फैमिली हिस्ट्री है अगर हमारे पास फैमिली हिस्ट्री है तो वो रिस्क इंक्रीज करती है. फैमिली हिस्ट्री इंक्रीजेज द रिस्क. द नेक्स्ट इज द रिस्क फैक्टर्स. तो क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जो कॉज करते हैं. सो रिस्क फैक्टर्स में आपका क्या क्या है, पहला आपका नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स. सो व्हाट इज नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स विच कैन नॉट बी मॉडिफाइड. मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स विच वी कैन मॉडिफाई. सो इन दिस नॉन मॉडिफिएबल एज, जेनेटिक्स, फीमेल सेक्स. सो आप अपना जेंडर नहीं चेंज, अभी तो है कि सर्जरी से होती है, बट स्टिल आप अभी जेंडर थोड़ा चेंज नहीं कराओगे कि मुझे डिमेंशिया या अल्जाइमर ना हो तो मैं जेंडर चेंज करा दो. आप अपनी एज भी कम नहीं कराओगे, है ना. ऐसा तो कोई फीचर नहीं है कि मेरी एज डिक्रीज कर दो अभी तक. और जेनेटिक में भी ऐसा कुछ हिस्ट्री नहीं है कि हम क्या कि हम मेरे जीन में पहले से किसी को अल्जाइमर है तो मैं कहूँ कि नहीं ये जीन ही इरेज कर दो. ये सारी चीज़ें हम मॉडिफाई नहीं कर सकते. इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स.
ओके, नेक्स्ट आपका है मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स। मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स क्या है, जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। सो मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड हाइपरटेंशन, डायबिटीज, स्मोकिंग, ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी एंड लो कॉग्निटिव स्टिमुलेशन। सो हाइपरटेंशन है अगर किसी पेशेंट को, या फिर किसी को डायबिटीज़ है, या फिर किसी को स्मोकिंग है, ओबेसिटी है, सो इसमें हम पेशेंट को उसको मेडिसिन दे के उसको हम ट्रीटमेंट जो भी चल रहा है उसकी वजह से जो सिम्टम्स है उसको डिक्रीज़ करा सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि एकदम हमेशा से ख़त्म भी हो सकता है, कि अगर ओबीस हैं आप तो पतले हो सकते हैं, है ना, बट अगर आपकी एज बढ़ गई है तो वापस एज हम लोग, तो ये सारे हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको अल्जाइमर हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा कि क्या पैथोफिजियोलॉजी या पैथोफिजियोलॉजी होगी। बेसिकली एक्चुअल में अल्जाइमर में होता क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है हमारा ACH, एसिटाइल कोलिन। सो ये जो एसिटाइल कोलिन है इसकी डिफिशियंसी हो जाती है। इस एसिटाइल कोलिन की डिफिशियंसी की वजह से जो हमारा हिप्पोकैम्पस, जो हमारी मेमोरी सेंटर है, वो क्या करती है, नहीं वर्क करती है उतना इफेक्टिवली, और उसकी वजह से जो भी इंडिविजुअल है उसको मेमोरी लॉस होता है। सो मूविंग टू द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द डिसीज, कि क्या पैथोफिजियोलॉजी है इस डिसीज की। ओके, सो अल्जाइमर डिसीज कॉजेज ब्रेन सेल डैमेज एंड डेथ। ब्रेन सेल डैमेज हो रहा है और डेथ हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, बीटा एमिलॉइड प्लेक्स, एक बीटा एमिलॉइड प्लेक्स जो हमारे ब्रेन में फॉर्म होते हैं, और उस बीटा एमिलॉइड प्लेक्स की वजह से जो कम्युनिकेशन है बिटवीन द न्यूरॉन्स, सो वी हैव यूनिट है ना, वी हैव अ सेंट्रल यूनिट ऑफ ब्रेन दैट इज न्यूरॉन, जैसे हमारी किडनी में नेफ्रॉन, सो वैसे हमारे ब्रेन में है न्यूरॉन। सो ये जो न्यूरॉन्स हैं अगर ये एक दूसरे से कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे, सो हाउ दे विल गिव द सिग्नल कि बॉडी को ये एक्ट करना चाहिए, बॉडी को ये चीज़ें रिमेंबर करनी चाहिए। जैसे आपका एग्जाम है, एग्जाम देने जा रहे हो और आपको भूल गया कि यार पढ़ के क्या आई थी मैं, है ना, ये मैं पढ़ के क्या आया था, आपको वो चीज़ें ही भूल गई। तो ऐसा कैसे हो रहा है, क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन है बिटवीन द न्यूरॉन्स ये डिसरप्ट हो रहा है, और ये किस वजह से हो रहा है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बीटा एमिलॉइड प्लेक्स। देन ये जो बीटा एमिलॉइड प्लेक्स हैं ये क्या करते हैं, एक न्यूरोफाइब्रिलरी टैंगल्स बनाते हैं। क्या करते हैं, ये न्यूरोफाइब्रिलरी टैंगल्स बनाते हैं, जिसको हम ताऊ प्रोटीन भी कहते हैं। ताऊ जी याद है ना, हम ताऊ जी बोलते हैं। सो वैसे ये हमारा एक टाउ प्रोटीन है। सो टाउ प्रोटीन क्या करता है, ये जो ट्रांसपोर्ट है ना, विद इन द न्यूरॉन्स जो ट्रांसपोर्ट है उसको ये डिसरप्ट कर देता है या इम्पेयर कर देता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है, इसके रिजल्ट में ब्रेन श्रिंकेज है ना, ब्रेन विल बी श्रिंकिंग, जो हमारे ब्रेन है वो श्रिंक करेगी, ब्रेन श्रिंकेज स्पेशली इन मेमोरी एरियाज लाइक हिप्पोकैम्पस। सो ब्रेन का श्रिंकेज हो जाएगा, स्पेशली जो हमारे मेमोरी एरियाज है वहाँ पे ब्रेन का श्रिंकेज हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ब्रेन का श्रिंकेज होगा तो क्या होगा, ब्रेन का श्रिंकेज होगा तो जो हमारी मेमोरी रिटेन करके हमको रखनी थी वो हम नहीं रख पाएंगे। सो दिस इज ऑल द पैथोफिजियोलॉजी of the disease condition Alzheimer disease. Okay, next I'm moving towards the clinical features कि क्या क्या clinical features आते हैं. So the symptoms of AD is Alzheimer disease. So the symptoms of AD involve a gradual decline in some most of all the followings. किस किस चीज़ों में इसमें डिक्लाइन होता है, क्या क्या चीज़ें हमारी कम हो रही है। सो पहला है आपका इसमें मेमोरी। मेमोरी में क्या हो रहा है, मेमोरी डिक्लाइन हो रही है। जो इंडिविजुअल को पहले 10 साल की बातें याद रहती थी, है ना, 20 साल की बातें याद रहती थी, उस इंडिविजुअल को वो चीज़ें भूल रही हैं, उस इंडिविजुअल को वो चीज़ें याद नहीं रह रही हैं। सो पहला किसमें डिक्लाइन हो रहा है, इन मेमोरी। नेक्स्ट है आपका रीजनिंग। सो अभी आप जब क्वेश्चंस लगाते होगे, हम जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, या फिर जब आप 10th 12th के एग्जाम्स दे रहे थे, उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चन आते थे रीजनिंग के। क्या था वो रीजनिंग, वो आपके ब्रेन की जजमेंट को ही चेक करने के लिए वो क्वेश्चंस आते हैं कि रीजनिंग आपकी कैसी है ना, आप रीजनेबल हो, आप जज कर पा रहे हो या नहीं, आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो नहीं। तो अगर किसी भी इंडिविजुअल को अल्जाइमर जैसे डिसीज होगी, सो ये जो रीजनिंग वाली कैपेसिटी है दैट विल बी डिफिसिट, दैट विल बी डिक्रीज्ड, है ना। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज। सो जो भी इंडिविजुअल रहेगा उसके लैंग्वेज में भी डिफिशिट आएगी। जैसे वो हीरोइन को दिखाया था कि वो ऐसा नहीं है लैंग्वेज भूल जाए, वो मतलब बात ही नहीं कर सकती है वो इंडिविजुअल, वो बात ही नहीं करना चाहेगा। एंड ऑल्सो इन कोऑर्डिनेशन,
जैसे टाइंग योर शू लेसेस, डूइंग एनी एक्टिविटी विच इज़ रिलेटेड टू एनी माइन्यूट एक्टिविटी, है ना, कुकिंग द फूड, ये सारी चीज़ें वो कोऑर्डिनेशन वाली चीज़ें वो नहीं कर पाएगा। हो सकता है उसका जो गेट है ना, वो अनस्टडी गेट हो, वो नॉर्मल नहीं चले। नेक्स्ट है आपका मूड। सो देयर विल ऑल्सो बी मूड चेंजेस, यहाँ पे मूड चेंजेस भी होंगे। एंड नेक्स्ट इज बिहेवियर। सो द इंडिविजुअल बिहेवियर इज ऑल्सो अल्टर्ड। सो ये सारे सिम्टम्स आप अभी देखो, कोई ओल्ड एज अगर आपके घर पे है, कोई आपके ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड मदर, या फिर आपके ओल्ड एज होम गए हो, तो वहाँ पे जो भी इंडिविजुअल्स, अगर किसी को अल्जाइमर है, सो हाउ दे आर बिहेविंग, कैसे बिहेव करते हो। आप उनसे पूछो, अगर किसी को अल्जाइमर, आप उनसे पूछो कि आपकी शादी कब हुई थी, तो लेकिन शादी ये क्या है ना। सो दे आर इन शॉक स्टेट कि हमको नहीं पता ये चीज़ है क्या, हम तो इसके बारे में जानते ही नहीं है। सो ये सारी चीज़ें, तो ये सारे सिम्टम्स उस पेशेंट में आएंगे जो हमारा एडी का पेशेंट होगा, अल्जाइमर डिसीज़ का पेशेंट होगा। अब कुछ लोगों को एडी से कुछ और भी याद आ रहा होगा, है ना, कुछ सिमोल का नाम कुछ भी, सो वो नहीं याद करना अभी। नेक्स्ट इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हमको देखने को मिलेंगे। सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, पहला है हमारा अर्ली स्टेज, फिर मिडिल स्टेज और फिर लेट स्टेज। सो अर्ली स्टेज में क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे, इनिशियल स्टेज में क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे। सो अर्ली स्टेज में माइल्ड मेमोरी लॉस, है ना, माइल्ड मेमोरी लॉस मतलब कुछ चीज़ें पेशेंट को भूली है, ऐसा नहीं कि उसको बहुत सीवियर मेमोरी लॉस हो गया, उसको एकदम याद ही नहीं कि बचपना था क्या, है ना। सो माइल्ड मेमोरी लॉस हुआ है पेशेंट को। नेक्स्ट है आपका डिफिकल्ट लर्निंग न्यू इन्फॉर्मेशन। सो जो हमारा इंडिविजुअल पेशेंट है वो क्या है, उसको न्यू इन्फॉर्मेशन याद नहीं रहेगी, जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन है वो उसको याद नहीं रहेगी, तो उसको डिफिकल्टी होगी न्यू इन्फॉर्मेशन याद करने में। देन मिसप्लेसिंग आइटम्स, वो क्या करेगा, मिसप्लेस करेगा, जो भी आइटम्स है उसको मिसप्लेस करेगा। देन आपका है पुअर जजमेंट उसको क्या होगा, उसको क्या होगा, पुअर जजमेंट। उसको आप कहो कि आप जज करो कि आपके कहीं पे आग लगी हुई है और कहीं अच्छा घर है, तो आप कहाँ जाओगे, आग कैसे बुझाओगे, आग बुझाने के लिए क्या करोगे, तो वो जजमेंट नहीं कर पाएगा वो जो भी इंडिविजुअल होगा। सो पुअर जजमेंट विल बी देयर। देन मूड चेंजेस, क्या होगा, मूड चेंजेस। ये सारे सिम्टम्स हमने स्टार्टिंग में देखे थे। नेक्स्ट है आपका मिडिल स्टेज। तो मिडिल स्टेज में हमारे पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स होगी मिडिल स्टेज में। सो मिडिल स्टेज में इंक्रीज्ड कन्फ्यूजन, है ना, मिडिल स्टेज में क्या होगा, कन्फ्यूजन विल बी इंक्रीज, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होगा हमारा पेशेंट, बहुत कन्फ्यूज रहेगा। देन डिफ़िकल्टी विद द लैंग्वेज, वॉट एवर द लैंग्वेज द पेशेंट इज़ नोइंग, जो भी लैंग्वेज हमारा पेशेंट जान रहा है वो उस लैंग्वेज में इवन अभी बात नहीं कर पाएगा, उसको डिफ़िकल्टी होगी बात कम्युनिकेशन में भी। सो डिफ़िकल्टी इन द लैंग्वेज। देन डिसओरिएंटेशन। सो पेशेंट हमारा क्या है, जो हमारा इंडिविजुअल है वो क्या है, डिसओरिएंटेड होगा टाइम प्लेस पर्सन से, डिसओरिएंटेड टू द टाइम प्लेस एंड पर्सन, डिसओरिएंटेड टू द टाइम प्लेस एंड पर्सन, सॉरी, डिसओरिएंटेड टू द टाइम प्लेस एंड पर्सन। सो वो डिसओरिएंटेड होगा टाइम प्लेस एंड पर्सन से। देन बिहेवियरल चेंजेस, जो हमारा पेशेंट है उसमें क्या हमको देखने को मिलेगा, बिहेवियरल चेंजेस। द पेशेंट में भी वेरी एजिटेटेड, है ना, एजिटेशन मिल सकता है। वॉन्डरिंग, पेशेंट में भी वेरी वॉन्डरिंग, वेरी एजिटेटेड। सो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। देन नीड हेल्प विद डेली एक्टिविटीज़, वॉट एवर द डेली एक्टिविटीज़ जो भी वो कर रहा है ना, जैसे सुबह उठ के उसको नहाने जाना है तो उसको भूल जा रहा है कि सोप का है, सोप लगाना है ये भूल जा रहा है, बकेट पानी लाना है तो ये भूल जा रहा है, बकेट टॉवल लेके जाना है ये भूल जा रहा है। वैसे ये सब तो भी कॉमन चीज़ें हैं, तो ये जो भी डेली लिविंग की एक्टिविटीज़ है उसमें कुछ ना कुछ वो भूल रहा है। तो इसलिए ऐसे पेशेंट को जो भी वो एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग कर रहे हैं, जो भी वो एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग कर रहे हैं, एडीएल कर रहा है, उसमें उस पेशेंट को किसी ना किसी इंडिविजुअल की हेल्प लगेगी। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा लेट स्टेज। लेट स्टेज में क्या क्या फीचर्स आएंगे। सो लेट स्टेज में देयर विल बी सीवियर मेमोरी लॉस। अभी हमने क्या पढ़ा, फाइनल अर्ली स्टेज में क्या था हमारा, अर्ली स्टेज में माइल्ड मेमोरी लॉस था, लेकिन लेट में सीवियर मेमोरी लॉस विल बी देयर। देन इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज फैमिली, इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज फैमिली, जो भी फैमिली मेम्बर्स है वो उनको नहीं रिकॉग्नाइज कर पाएगा। आपने कभी देखा अल्जाइमर में उस हीरोइन को क्या होता है, वो सैयारी वाली मूवी में,
है सैयारा वाली मूवी में बस वो हीरोइन वो हीरो को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है ना, तो वो लेट स्टेज पे चली गई होती है, तो लेट स्टेज में वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाती है कि हीरो कौन है क्या है ना। फिर उसको जो भी है जो फिर उस मूवी में हुआ होगा, तो इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज फैमिली, वो अपने फैमिली को नहीं रिकॉग्नाइज करेगा इंडिविजुअल, वो किसी को रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा, वो पहचान ही नहीं पाएगा कि आप कौन हो। देन लॉस ऑफ स्पीच, ऐसे सॉरी ऐसे जो इंडिविजुअल होते हैं उनको में लॉस ऑफ स्पीच भी होती है। देन इनकॉन्टिनेंस में प्रेजेंट एंड टोटल डिपेंडेंस फॉर केयर, सो ऐसे पेशेंट को टोटली डिपेंडेंट होना पड़ता है फॉर केयर। सो उनकी जो भी यूरिनेशन डिफिकेशन जो भी हैबिट्स हैं ये सारे बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, और ऐसे पेशेंट टोटली किसी और इंडिविजुअल पे डिपेंड रहते हैं। तो हमने 3 स्टेज पढ़ी क्लिनिकल फीचर में, अर्ली, मिडिल एंड लेट। सो ऐसे आप जब भी एग्जाम में लिखने जा रहे हो पेपर, तो आप इसको ऐसे याद रखना कि अर्ली में क्या था, मैम ने अर्ली में क्या बताया था, मिडिल में क्या बताया था, लेट में। अगर ऐसे लिखोगे तो दैट विल बी ए एक्सप्रेसिव आंसर, है ना। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि व्हाट हैपेंस इन द अर्ली स्टेज में क्या हुआ था। सो उस हिसाब से हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। ओके, सो आफ्टर क्लिनिकल फीचर्स we are going to moving to diagnosis, how we are going to diagnose the disease condition, कैसे हम डायग्नोज करेंगे कि क्या डिसीज कंडीशन पेशेंट को हुई है। सो देयर इज़ नॉट अ सिंगल टेस्ट, ऐसा कोई एक सिंगल टेस्ट नहीं है जिससे आप डायग्नोज कर लोगे कि पेशेंट को क्या बीमारी है ना। बहुत वैरायटी ऑफ टेस्ट अवेलेबल है जिसको हमको यूज़ करके चेक करना है कि पेशेंट को क्या कंडीशन हुई है। सो हेल्थ हिस्ट्री एंड कॉग्निटिव असेसमेंट, अब हम क्या करेंगे, जब आपने देखा वो वाली मूवी ही मैं दोबारा बात करूँगी, तो सारी मूवी में देखा होगा जब वो इंडिविजुअल डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर क्या बोलता है डॉक्टर क्या बोलते हैं, वो बोलती है ना कि आपको ये डिसीज़ हो गई है, ये प्रॉब्लम है आपको, वो सारी चीज़ें उस इंडिविजुअल को बताती है। सो पहले वो हेल्थ हिस्ट्री लेती है कि फैमिली में किसी को ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ कभी हुआ था, आपको पहले ऐसा कभी हुआ कि कुछ चीज़ें भूल रही हो आप, है ना। तो वो सारी हेल्थ हिस्ट्री उस इंडिविजुअल से लेंगे। देन हम क्या करेंगे, कॉग्निटिव असेसमेंट। कॉग्निटिव असेसमेंट में हम MMSE या फिर मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, MMSE, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। MMSE का मतलब होता है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। ओके, सो ये टोटल 30 मार्क्स का होता है, इसका एक पूरा शेड्यूल है, 30 मार्क्स का होता है। उस 30 मार्क्स में हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट हमारा कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, कौन से लेवल पे हमारा पेशेंट स्टैंड कर रहा है, तो उस हिसाब से हम कैटेगराइज करते हैं उसको। ओके, नेक्स्ट है आपका, वी कैन ऑल्सो गो फॉर CT MRI टू रूल आउट। हो सकता है ना कि कोई अदर कॉज हो ब्रेन में जिसकी वजह से पेशेंट को अल्जाइमर हो रहा है, एसिटाइलकोलिन डेफिशिएंट हो या फिर कोई ट्रॉमा कुछ भी, तो उसके लिए हम पेशेंट से बोलेंगे कि आपको हम हो सकता है कि आपको एक CT स्कैन या फिर MRI भी कराना पड़े। देन लैब्स टू एक्सक्लूड रिवर्सिबल कॉजेज, एग्जाम्पल बीटल डिफिशियंसी। सो हम लैब टेस्ट भी ऑफर कर सकते हैं, जो भी हमारा पेशेंट आ रहा है उसको, सो डॉक्टर्स बोलेंगे कि एक लैब टेस्ट भी करा लेते हैं कि कहीं किसी चीज़ की डिफिशियंसी तो नहीं है पेशेंट में। सो लैब टेस्ट भी हम ऑफर करेंगे, लाइक B12 डिफिशियंसी, विटामिन D, ये कुछ अगर डिफिशिट है पेशेंट में तो वो भी हम चेक करेंगे। सो ये हमारा हो गया डायग्नोसिस, कि हम कैसे डायग्नोज कर रहे हैं, है ना। ये हमारा हो गया डायग्नोसिस, कि कैसे हम डायग्नोज कर रहे हैं कि हमारे पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हुई है ना। अल्जाइमर हुआ है तो अल्जाइमर को हम कैसे डायग्नोज कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि अब हम मैनेज कैसे करेंगे अपने पेशेंट को। सो हमारा है हमारे पास मेडिकल मैनेजमेंट। सो देयर इज़ नो प्रॉपर क्योर कि आपको पूरी तरह से हमने ये दवा आप खा लो और पूरी तरह से अल्जाइमर खत्म, ऐसा कोई प्रॉपर क्योर नहीं अवेलेबल है अभी। ट्रीटमेंट स्लोज द प्रोग्रेशन एंड मैनेज द सिम्टम्स। जो भी ट्रीटमेंट हम पेशेंट को देते हैं वो क्या करता है, जो उसका प्रोग्रेशन है, डिसीज़ का जो प्रोग्रेशन है, जैसे डिसीज़ अगर यहाँ मई मंथ में इतना लॉस हुआ था, फिर जून, फिर जुलाई, है ना। सो मई में अभी बस इतना ही लॉस हुआ था, फिर जून में और लॉस हो गया मेमोरी का, फिर जुलाई में और लॉस हो गया, तो ये क्या है, प्रोग्रेस, ये एक प्रोग्रेसिव फॉर्म में डिसीज़ में हो रहा है। सो ये प्रोग्रेशन को थोड़ा सा स्लोअर कर देगा, डिक्रीज कर देगा, एंड जो भी सिम्टम्स पेशेंट में आ रहे थे उसको मैनेज कर देगा।
सो मेडिकेशंस कुछ पर्टिकुलर कोलिनरेज इनहिबिटर्स हैं. ये कोलिनरेज इनहिबिटर्स हम क्यों देते हैं? सो दिस कैन बी अ क्वेश्चन कि व्हाई वी आर गिविंग कोलिनरेज इनहिबिटर्स इन एडी पेशेंट्स. सो बेसिकली ये जो ACH का प्रोडक्शन बंद हो गया था ना एसिटाइलकोलिन का, इस जिसकी वजह से बंद हुआ था, उसको इनहिबिट करने के लिए कोलिनरेज इनहिबिटर्स हम देते हैं. सो इसमें आएगा आपका डनपेजिल, रिवास्टिगमाइन एंड गैलेंटामाइन. सो सॉरी, डनपेजिल इज सबसे सॉरी सो डनपेजिल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है, हमेशा ये क्वेश्चन में आता है. तो डनपेजिल जो ड्रग है वो हम इंडिविजुअल को एडवाइस करेंगे कि आप ये ड्रग लो. देन रिवास्टिगमेंट और गैलेंटामाइन भी हम पेशेंट को बोलेंगे. सो डनपेजिल इज द मोस्ट कॉमन ड्रग, मोस्ट कॉमन कोलिनरेज इनहिबिटर्स जो हम अल्जाइमर डिसीज के पेशेंट को देते हैं. नेक्स्ट है आपका NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. सो इसमें आपका मेमेंटाइन एक ड्रग है जो NMDA रिसेप्टर ब्लॉकर है. तो वो पर्टिकुलर ये NMDA रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है जो रिसेप्टर्स एसिटाइलकोलिन के प्रोडक्शन को डेफिशिएट कर रहे हैं. सो इस पर्टिकुलर रिसेप्टर को ये मेमेंटाइन ड्रग ब्लॉक करती है. तो ये ड्रग हम पेशेंट को ऑफर कर सकते हैं कि आप ये पर्टिकुलर ड्रग लो. ओके, नेक्स्ट है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट. सो एज नर्सेस व्हाट इज आवर रोल? एज नर्सेस हमारा रोल क्या है, हम क्या करेंगे? क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए एज नर्सेस? हाँ, सो एज नर्सेस हमको क्या करना है? वी हैव टू असेस. द फर्स्ट थिंग एज अ नर्स वी हैव टू असेस आवर पेशेंट, है ना. हम क्या करते हैं हिस्ट्री रीडिंग में, हम असेस ही तो करते हैं अपने पेशेंट को कि आपको क्या दिक्कत है, आप कब से ये दिक्कत प्रेजेंट है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, कब से हो रही है. ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, इस सारी चीज़ों का हम क्या करते हैं? असेसमेंट करते हैं कि ये उसकी हिस्ट्री लेते हैं, उससे फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं. तो पहले असेसमेंट ऑफ द कॉग्निटिव फंक्शंस. सो कैसे कॉग्निटिव फंक्शंस को असेस करेंगे? थ्रू MMSC, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के थ्रू, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के थ्रू. सो पहला है हमारा कॉग्निटिव फंक्शन. तो पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉग्निटिव फंक्शन है उसको असेस करेंगे. दूसरा है एबिलिटी टू परफॉर्म ADL. अब हम पेशेंट से क्या पूछेंगे? नेक्स्ट हम पेशेंट से पूछेंगे कि क्या आप एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग कर पा रहे हो? आर यू एबल टू परफॉर्म एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग? सो आपका जो पेशेंट है वो आपको बताएगा कि येस आई एम एबल टू और आई एम नॉट एबल टू. सो जो भी इंडिविजुअल, जो भी पेशेंट होगा वो आपको ये बताएगा. सो हम पेशेंट को हमें ये भी चेक करेंगे कि पेशेंट इज एबल टू परफॉर्म और नॉट, पेशेंट हैव द एबिलिटी टू नो or not to perform the activities of daily living. ADL is activity of daily living. Okay, so ADL is activity of daily living. Then हम क्या करेंगे? सेफ्टी रिस्क, फॉल, वॉन्डरिंग, इन सारी चीज़ों को हम असेस करेंगे कि हमारे पेशेंट में रिस्क तो नहीं है कि फॉल हो सकता है, हमारा पेशेंट कहीं गिर सकता है अगर वॉन्डर कर रहा है. तो ये सारे सेफ्टी रिस्क का भी हम असेसमेंट एज नर्स हम करेंगे. देन हम चेक करेंगे बिहेवियरल चेंजेस, कि पेशेंट में बिहेवियरल चेंजेस क्या हो रहे हैं. पेशेंट कहीं बिहेवियर पेशेंट का चेंज तो नहीं हो रहा है ना, कुछ बिहेवियर चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं. तो वो हम बिहेवियरल चेंजेस में चेक करेंगे. देन केयर गिवर स्ट्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट. सो ऐसे जो पेशेंट होते हैं, अल्जाइमर के जो पेशेंट होते हैं, सो उनका जो केयर गिवर है एट होम, है ना, एट होम जो केयर गिवर है उसको कितना स्ट्रेसिंग लग रहा है, ये उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है एक्चुअल में. सो ये सारी चीज़ें हम असेस करेंगे हमारे इंडिविजुअल पेशेंट में एज नर्स. देन आफ्टर असेसमेंट हम क्या करते हैं? आफ्टर असेसमेंट वी आर प्रोवाइडिंग द इंटरवेंशंस, है ना. हमने असेस कर लिया कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम्स हो रही है, अब हम क्या करेंगे? इंटरवेन करेंगे. जो भी हमारे पास इंटरवेंशंस है वो हम पेशेंट को देंगे. सो पहला है मेंटेन अ स्ट्रक्चर्ड रूटीन. सो व्हाई इट इज रिटन हियर कि स्ट्रक्चर्ड रूटीन हमको फॉलो करना है. क्यों लिखा है ऐसा? स्ट्रक्चर्ड रूटीन नहीं फॉलो करेंगे तो क्या होगा? अगर स्ट्रक्चर्ड रूटीन नहीं फॉलो करता है इंडिविजुअल तो क्या होगा? सो अगर जो हमारा इंडिविजुअल है वो स्ट्रक्चर्ड रूटीन नहीं फॉलो करता है तो वो हमेशा चीज़ें भूल जाएगा. जैसे आपका एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन है कि आप मॉर्निंग में उठ रहे हो, है ना, आप मॉर्निंग में उठ रहे हो, कॉलेज जाते हो, फिर कॉलेज से आते हो, फिर आप अपना वर्क करते हो, फिर मॉर्निंग में उठते हो, फिर कॉलेज जाते हो. तो ये एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन है आपका कि उसमें कॉलेज में इतनी क्लासेस है, फिर लंच है, फिर क्लासेस है. ये आपका एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन है. सो हमारे जो इंडिविजुअल पेशेंट है उसका भी हमको एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन बनाना है कि सुबह कब उठ रहा है,
क्या खा रहा है, वो फिक्स टाइम। अगर स्ट्रक्चर्ड रूटीन होगा तो पेशेंट को बार बार वो क्या है, पेशेंट को बार बार भूलेगा नहीं, है ना। सो वी हैव टू मेंटेन अ स्ट्रक्चर्ड रूटीन. Then we have to use simple clear communication. Then we have to use simple clear communication. ऐसा नहीं कि बहुत डांट के नहीं बोलना है पेशेंट से कि क्या कर रहे हो, तुमको ऐसे नहीं काम करना था, ऐसे हमको बिल्कुल भी पेशेंट को ट्रीट नहीं करना है. सो हमको क्या करना है, सिंपल एंड क्लियर कम्युनिकेशन हमको पेशेंट के साथ बनाना है. देन नेक्स्ट है आपका इंश्योर सेफ एनवायरनमेंट. हमको क्या करना है, इंश्योर करना है कि हमारे पेशेंट के आसपास सेफ एनवायरनमेंट हो. अच्छा, सेफ एनवायरनमेंट की क्या ज़रूरत है, अभी हमने असेसमेंट में डिस्कस किया सेफ्टी रिस्क, है ना. पेशेंट क्या है, उसको रिस्क है, उसकी सेफ्टी को रिस्क है कि वो फॉल कर सकता है, उसको नहीं पता कि चेयर कहाँ है, वो भूल जा रहा है ना. तो इसलिए हमको ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है हमारे पेशेंट के लिए ताकि ये सारी जो रिस्क है वो डिक्रीज हो सके. सो वी हैव टू इंश्योर अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर द पेशेंट. देन नेक्स्ट, प्रमोट इंडिपेंडेंस एज टॉलरेटेड. हम पेशेंट को उतना ही इंडिपेंडेंस देंगे जितना वो टॉलरेट कर पाए. आप उसको बोल दो कि अकेले मार्केट चले जाओ, है ना, आप अकेले जाओ न्यू दिल्ली घूम के आओ, तो क्या वो इंडिविजुअल को तो भूल रहा है चीज़ें, वो उसको नहीं पता कि कौन से ट्रेन में बैठना है, वो भूल के ट्रेन में बैठ के उतरा ही नहीं जिस स्टेशन पे उतरना था, दिल्ली वाले स्टेशन पे उतरा ही नहीं वो, है ना. तो हमको क्या करना है, प्रमोट करना है इंडिपेंडेंस, उतना ही इंडिपेंडेंट पेशेंट को करना है जितना हम वो खुद टॉलरेट कर पाए. ऐसा नहीं कि आप उसको इतनी इंडिपेंडेंस दे दो कि वो भूल ही जाए कि कहाँ जाना था, कहाँ चला गया. सो प्रमोट, वी हैव टू प्रमोट इंडिपेंडेंस ओनली एज मच एज इट इज़ टॉलरेटेड, एज मच एज इट इज़ टॉलरेटेड. जितना टॉलरेटेड हो उतना ही इंटरवेंशन हमको पेशेंट को देना है. ओके, सॉरी. ओके, नेक्स्ट है आपका मैनेज न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन. मैनेज न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन, इसमें क्या करना है हमको, जो भी हमारा पेशेंट है उसको हमको, उसके लिए हमको न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन भी मेंटेन करना है. ऐसे पेशेंट भूल जाते हैं कि हमको खाना भी खाना था, पानी भी पीना था, है ना. सोचो वो चीज़ें भूल रहे हैं, वो इंसान भूल रहे हैं, तो वो खाना पानी तो भूलेंगे, ऑब्वियस सी बात है. तो हम ऐसे पेशेंट में क्या करेंगे कि हमारा ये कर्तव्य है कि हम एज नर्सेस उनको बताएं कि कब आपने फूड लिया, यू हैव ड्रिंक वाटर और नॉट. जैसे अभी आप क्या है, आपके फ़ोन में एक आता है कि सिस्टम अपडेटर है ना, वो आपको अपडेट करता रहता है कि यू हैव टू टेक वाटर, है ना. आपने यू हैव टू वॉक, आप सुबह से बैठे हुए हो, मतलब चल नहीं रहे हो. सो ये सब हमारे फ़ोन में है. सो ऐसे ही एज नर्स हमको पेशेंट को मॉनिटर करना है कि वो न्यूट्रिशन ले रहा है या नहीं, वो हाइड्रेशन ले रहा है या नहीं. क्यों मॉनिटर करना है, क्योंकि वो भूल सकता है, हो सकता है उसने नहीं लिया, है ना. सो एज नर्सेज हम उसको केयर दे रहे हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू फैमिली. ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी फैमिली में किसी को अल्जाइमर, मेमोरी लॉस हो रहा है तो वो होल द फैमिली विल बी डिस्टर्ब, है ना. पूरी फैमिली क्या है, डिस्टर्ब रहेगी. सो एज नर्सेज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमको पूरी फैमिली को सपोर्ट करना है, उनको हमको सपोर्ट करना है कि आप डिस्टर्ब नहीं हो, कोई बात नहीं, एक डिसीज़ है, हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, प्रोग्रेशन धीरे होगा, है ना. तो एज नर्सेस हमको ये फैमिली मेम्बर्स को बताना है. सो वी हैव टू प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू द फैमिली मेम्बर्स. सो दीज ऑल आर द नर्सिंग इंटरवेंशंस विच वी हैव टू फॉलो. ओके, नेक्स्ट इज पेशेंट एंड फैमिली एजुकेशन. सो एज नर्सेस हम पेशेंट और फैमिली मेम्बर्स को क्या एजुकेशन देंगे. सो डिसीज इज प्रोग्रेसिव एंड इरिवर्सिबल. हमको कभी भी पेशेंट से छुपाना नहीं है कुछ, ना उनके पेशेंट से ना छुपाना है, ना उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे हमको नहीं छुपाना है कि ये इरिवर्सिबल है. हम उनको नहीं, ऐसा आप उनको झूठा दावा नहीं दे सकते कि आप हमारे हॉस्पिटल में आए हो, हम ये बीमारी बिल्कुल ठीक कर देंगे. सो दिस इज़ रॉन्ग, है ना. लॉ ऑफ टॉट आपने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ टॉट में है ये. सो हमारी नर्सिंग में भी बहुत सारे लॉज हैं. सो दिस इज़ आर रॉन्ग थिंग. आप नहीं पेशेंट को बता सकते हो कि ये रिवर्सिबल है अगर ये रिवर्सिबल नहीं है तो. ओके, सो पेशेंट एंड फैमिली एजुकेशन. सो डिसीज़ क्या है, वो एक प्रोग्रेसिव डिसीज़ है. तो हमको पेशेंट को बताना है कि ये एक प्रोग्रेसिव है ना, फैमिली को, और इरिवर्सिबल डिसीज़ है. सॉरी. नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिकेशन एडहेरेंस. हमको पेशेंट को ये बताना है कि क्यों उसको मेडिसिन लेनी है. कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं, आपने उनको मेडिसिन दी, दे विल टेक, और फिर
वो 1 दिन लेंगे, 2 दिन लेंगे, फिर गैप कर देंगे, वो नहीं लेंगे मेडिसिन। तो मेडिसिन क्यों लेनी है ये हमको पेशेंट को बताना है। देन सेफ्टी मेजर्स एट होम, हमको जो भी हमारा इंडिविजुअल है उसको ये बताना है कि क्या क्या सेफ्टी मेजर्स एट होम फॉर रिस्क असेसमेंट, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। नेक्स्ट एडवांस केयर प्लानिंग, हमको पेशेंट को एडवांस केयर प्लानिंग करानी है। कम्युनिटी एंड सपोर्ट रिसोर्सेज, सो जो भी कम्युनिटी में ऐसे रिसोर्सेज हैं, सपोर्ट रिसोर्सेज हैं, वो हम पेशेंट और फैमिली मेम्बर्स को बताएंगे कि आप कैसे कम्युनिटी एंड सपोर्ट रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हो। सो नेक्स्ट इज की नर्सिंग एग्जाम पॉइंट्स। सो फॉर एग्जाम पॉइंट्स बेसिक क्या मेन पॉइंट्स हमारे लिए हमको याद करने हैं। पहले तो हमारा अल्जाइमर इज इरिवर्सिबल डिसीज, अल्जाइमर क्या है, एक इरिवर्सिबल डिसीज है। देन मेमोरी लॉस इज द अर्लीस्ट सिम्टम। ओके, सो अर्लीस्ट सिम्टम्स इसमें आपको जो देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, मेमोरी लॉस। देन सेफ्टी एंड डिग्निटी आर प्रायोरिटीज, पेशेंट की सेफ्टी और पेशेंट की डिग्निटी क्या है, हमारे लिए प्रायोरिटी है। नेक्स्ट आपका क्या है, सपोर्ट केयर गिवर्स, जो भी केयर गिवर्स है उनको हमको सपोर्ट करना है। देन मेडिकेशंस डू नॉट क्योर, ओनली स्लोज द प्रोग्रेशन, मेडिकेशंस क्योर नहीं कर रहे हैं, वो बस प्रोग्रेशन को स्लो कर रहे हैं। सो ये इंपॉर्टेंट कुछ की पॉइंट्स हैं। इसमें एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं, ACH, इट इज़ द न्यूरोट्रांसमीटर विच डिक्रीज इन दिस डिसीज कंडीशन। सो ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, कुछ नहीं डिसीज़ के बारे में याद है तो ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपको याद रहेंगे तो पूरी डिसीज़ का एक डिस्क्रिप्शन आपके माइंड में रहेगा जब आप ये पढ़ रहे होंगे तो। ओके, सो आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं रिलेटेड टू दिस। पहला हमारा क्वेश्चन 1, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विथ अर्ली स्टेज अल्जाइमर डिसीज, उसको क्या अर्ली स्टेज अल्जाइमर डिसीज है। सो विच सिम्टम इज मोस्ट लाइकली टू अपीयर फर्स्ट, अभी हमने पढ़ा सबसे पहले कौन सा सिम्टम आएगा, लॉस ऑफ बाउल एंड ब्लैडर मूवमेंट, इज इट डिफिकल्ट रिकॉग्नाइजिंग फैमिली मेम्बर्स, और देखते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस और इनएबिलिटी टू स्पीक। तो पहले तो 2 एलिमिनेट कर दो कि ये दोनों हमारे अर्लीस्ट सिम्टम्स नहीं है ना। अब हमको 2 में डिसाइड करना है कि इन दोनों में अर्लीस्ट कौन सा है। आइदर इट कैन बी डिफिकल्टी रिकॉग्नाइजिंग फैमिली मेम्बर्स और इट कैन बी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। बट आप सोचो कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस क्यों होगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस क्यों होगा, ये तो एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है ना। बट इसका आंसर क्या होगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस ही। क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला कि हमारा पहला पॉइंट क्या था कि ये ऐसी डिसीज कंडीशन है जिसमें एक कोई फीचर्स आ रहा है ना। सो एक फीचर क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। सो अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन तो यही होगा, बाद में धीरे धीरे वो फैमिली मेम्बर्स और जो भी चीज़ें हैं वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। ये तो सीवियर वाले में था, लेट स्टेज में, अर्ली स्टेज में शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस ही होगा। सो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, विच फाइंडिंग बेस्ट डिफ्रेंशिएट अल्जाइमर डिसीज फ्रॉम नॉर्मल एजिंग, कौन सी फाइंडिंग बेस्ट डिफ्रेंशिएट कर रही है अल्जाइमर डिसीज को नॉर्मल एजिंग से, जो नॉर्मल एजिंग का फिनोमेना है और अल्जाइमर को बेस्ट क्या डिफ्रेंशिएट कर रहा है। सो इसमें ओकेशनल फॉरगेटफुलनेस होता है, स्लोअर रिएक्शन है, फॉरगेटिंग नेम्स बस होता है बट रिमेंबरिंग दम लेटर, अभी बस नाम भूल जा रहा है बाद में उनको याद आ जा रहा है, या फिर प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस, या फिर बस प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस हो रहा है दैट इंटरफेयर्स विद द डेली एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। क्या होगा इसका आंसर, व्हाट यू थिंक। सो इसका आंसर होगा प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस दैट इंटरफेयर्स विद द एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। क्यों, क्योंकि इसमें हमको बताना है कि क्या ऐसी चीज़ है जो डिफ्रेंशिएट कर रही है। सो अल्जाइमर डिसीज को नॉर्मल एजिंग से क्या ऐसी चीज़ है जो डिफ्रेंशिएट कर रही है।
नेक्स्ट है आपका, ओके करेक्ट आंसर इसका डी है, प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस। रेशनल दिया है क्योंकि नॉर्मल एजिंग में इंक्लूड माइल्ड फॉरगेटफुलनेस में हो सकता है ना, थोड़ा बहुत भूलना अल्जाइमर में, लेकिन प्रोग्रेसिव होता है वो, जैसे कि हमने पढ़ा कि हमेशा प्रोग्रेस करेगा, ऐसा नहीं हो कि डिक्रीज करेगा, हमेशा ये प्रोग्रेस करेगा। ओके सो अभी तक हमने अल्जाइमर डिसीज़ के बारे में इन डिटेल पढ़ लिया। अब हम जा रहे हैं एक और नया इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने। हमारा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या लगता है आपको, क्या है? आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है MG। ये तो हमारा AD था, इसके बाद हमारे पास MG, दैट इज माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस एक ऐसी डिसीज़ जो हमारे सिनैप्स, हमारे न्यूरॉन से रिलेटेड है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि वी हैव सिनेप्टिक वेसिकल्स, वी हैव द नर्व सेल, वी हैव ACH एंटीबॉडीज। अब इसमें होता क्या है इस डिसीज़ में, इन डिटेल हम एक एक करके स्लाइड्स के बाई स्लाइड देखेंगे कि क्या होता है इस डिसीज़ में। पहले आपका डेफिनेशन, इट इज़ अ क्रॉनिक ऑटो इम्यून न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर। ये क्या है? एक क्रॉनिक ऑटो इम्यून न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है, कैरेक्टराइज्ड बाय वीकनेस ऑफ वॉलंटरी मसल्स दैट वर्जन विद एक्टिविटी एंड इम्प्रूव विद रेस्ट। इसमें होता क्या है माइस्थीनिया ग्रेविस में, ये एक क्रॉनिक ऑटो इम्यून न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है, कैरेक्टराइज बाय, कैसे इसको कैरेक्टराइज, कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, वीकनेस ऑफ वॉलंटरी स्केलेटल मसल। जो हमारी स्केलेटल मसल है ना, जो हमारी स्केलेटल मसल है वो वीकन हो गई है, उससे इसको कैरेक्टराइज करते हैं। और इसमें क्या है, इसकी वजह से जो एक्टिविटी है ना, वो और वोर्स होती है, और जैसे जब इंडिविजुअल रेस्ट करता है तो इम्प्रूव हो जाती है। तो इस पर्टिकुलर डिसीज कंडीशन को हम कहते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस। नेक्स्ट है हमारा कॉज एंड रिस्क फैक्टर्स। क्या क्या कॉजेज हैं जो ये डिसीज़ को कॉज करते हैं और क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। पहला है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून का मतलब क्या है? व्हाट इज ऑटो इम्यून? ऑटो इम्यून का मतलब कि ये हमारे सेल्फ की इम्यूनिटी, जो हमारी सेल्फ की इम्यूनिटी है वही हमारी बॉडी पे हार्म कर रही है ना। हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी, उसका काम क्या है? हमको प्रिवेंट करना बाहर के जो बैक्टीरिया वायरसेस हैं, लेकिन वो खुद ही हार्म कर रही है, तो वो क्या हो जाएगी, क्या कहलाएगी? वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, एंड बेसिकली एसोसिएटेड विद ये बेसिकली एसोसिएटेड विद थाइमस ग्लैंड एबनॉर्मलिटीज। ये बेसिकली किससे एसोसिएटेड है? थाइमस ग्लैंड की एबनॉर्मलिटीज से जिसमें आपका आता है थाइमोमा। थायोमा जैसी एबनॉर्मलिटीज से ये एसोसिएटेड है। एंड थाइमिक हाइपरप्लेशिया, जो हमारा थाइमस ग्लैंड है ना, कहाँ पे होता है थाइमस ग्लैंड? जो हमारा थाइमस ग्लैंड इन द नेक, उस थाइमस ग्लैंड में हाइपरप्लेशिया हो रहा है। हाइपरप्लेशिया का क्या मतलब है? व्हाट इज हाइपरप्लेशिया? हाइपरप्लेशिया जहाँ पे भी टर्म आ रहा है, प्लेशिया, प्लेशिया से याद करो किसका इंक्रीज? साइज नंबर ऑफ द सेल्स है ना, और हाइपरट्रॉफी में साइज ऑफ द सेल्स। यहाँ पे नंबर ऑफ द सेल्स विल बी इंक्रीज। यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, थाइमिक सेल्स। ये सबसे ज़्यादा कॉमन किस में होता है? इट इज़ मोर कॉमन इन विमेन एंड दोज हु आर मोर देन और लेस देन 40 ईयर्स। 40 साल से जो कम की औरतें हैं उनमें ये डिसीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। एंड इन मैन दोज हु आर मोर देन 60 ईयर्स। जो मेल मोर देन 60 ईयर्स के हैं उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट है आपका पैथोफिजियोलॉजी। कैसे ये डिसीज़ प्रोग्रेस कर रही है ये हम देखेंगे। पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसमें कुछ अपनी एंटीबॉडीज़ है ना, वो पर्टिकुलर एंटीबॉडीज़ हमको क्या करती हैं, अगेंस्ट द जो भी बैक्टीरिया वायरसेस उनके अगेंस्ट हमको प्रोटेक्ट करती हैं। इसमें क्या हो रहा है, जब इम्यून सिस्टम प्रोड्यूसेस
एंटीबॉडीज अगेंस्ट द ACH। सो जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर था, है ना, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। वो ACH रिसेप्टर्स पे एंटीबॉडीज भेजने लगे, बट एक्चुअली जो ACH रिसेप्टर था वो तो हमारी बॉडी का पार्ट था, है ना। सपोज अगर ये कोई इंडिविजुअल है, इसके बॉडी में जो ये ACH है ना, ये ACH इसकी बॉडी का पार्ट था, लेकिन इसकी बॉडी की ही एंटीबॉडीज, इसकी बॉडी की ही एंटीबॉडीज इस पे अटैक करने लग गई। क्या करने लग गई? इस पे अटैक करने लग गई, है ना। सो वही कंडीशन यहाँ पे हो रही है। जो हमारा ACH है, जो हमारा ACH है, उस पे हमारी बॉडी की ही एंटीबॉडीज अटैक कर रही हैं। सो इसकी वजह से हो रहा है कुछ ही रिसेप्टर्स, कुछ ही एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स हमारे पास अवेलेबल रह पा रहे हैं, क्योंकि बाकी तो अटैक से चले जा रहे हैं इन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एट NMJ जंक्शन। जैसे होता है ना लखनऊ जंक्शन, बनारस जंक्शन, वैसे ही NMJ जंक्शन। सो जो हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वहाँ पे कुछ ही ACH रिसेप्टर्स रह पा रहे हैं। बाकी सारे ACH रिसेप्टर्स का क्या हो रहा है? बाकी सारे ACH रिसेप्टर्स चले जा रहे हैं, है ना, बिकॉज ऑफ दिस एंटीबॉडी, है ना, बिकॉज ऑफ दिस एंटीबॉडी अगेंस्ट द ACH। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो नर्व इम्पल्सेस है वो स्टिमुलेट नहीं कर पा रही है मसल्स को। जो नर्व इम्पल्सेस है वो मसल को स्टिमुलेट नहीं कर पा रही है इफेक्टिवली, और उसका रिजल्ट क्या आ रहा है? मसल वीकनेस एंड फटीग। मसल वीकनेस एंड फटीग। मसल क्या हो जा रही है? वीक हो जा रही है, और जो इंडिविजुअल है उस पर फटीग। ऐसे वाले जो पेशेंट होते हैं ना, आपको हमेशा कंप्लेन करेंगे कि आई एम हैविंग मसल स्पाज, है ना, आई एम हैविंग सो मच वीकनेस। सो ये सारे फीचर्स एट लास्ट आएंगे, क्योंकि NMJ जंक्शन पे जाके वो एक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे पेशेंट में मसल वीकनेस और स्पासिटी, ये सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज आवर क्लिनिकल फीचर्स। सो वी हैव सम हॉलमार्क सिम्टम्स। हॉलमार्क सिम्टम क्या है अपने पास? मसल वीकनेस दैट वर्सन विद एक्टिविटी एंड इम्प्रूव विद रेस्ट। सो अगर आपको कोई कह रहा है, कोई इंडिविजुअल, कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है और वो आपसे कह रहा है कि मुझे मसल वीकनेस तभी होती है जब मैं कोई एक्टिविटी कर रही हूँ, लाइक मैं कोई डंबल उठा रही हूँ, है ना। सो डंबल उठा रही हूँ जब, तो मुझे मसल वीकनेस हो रही है, या फिर मैं वाटर बॉटल उठा रही हूँ तो ही मुझे मसल वीकनेस हो रही है। सो मसल वीकनेस कब हो रही है? जब वो कोई एक्टिविटी कर रहा है और इम्प्रूव हो जा रही है विथ रेस्ट। जब इंडिविजुअल रेस्ट कर रहा है तो वो इम्प्रूव हो जा रही है। सो उसको हम क्या कहेंगे? हॉलमार्क सिम्टम। सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम यही है पेशेंट में जो आपको देखने को मिलेगा। क्या है? मसल वीकनेस हो रही है, वो वर्जन हो रही है विथ एक्टिविटी, और इम्प्रूव हो जा रही है विथ रेस्ट। अदर क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या है? सो पहला है आपका पिटोसिस। पिटोसिस में क्या होता है? ड्रूपिंग आईलेट्स, ड्रूपिंग ऑफ आईलेट्स। सो उसकी आईलेट्स ऊपर की तरफ हो जाएगी और ड्रूप दिखेगी। सो पहला फीचर है आपका पिटोसिस। नेक्स्ट है आपका डिप्लोपिया। सो डिप्लोपिया में क्या पेशेंट को होगा? डबल विजन दिखेगा। जैसे आप अभी फ़ोन में मुझे देख रहे हो, सो आपको मैं दो दिखने लग गई, है ना। सो उसी को हम कहते हैं डिप्लोपिया, डबल विजन। सो पेशेंट को क्या होगा? पेशेंट को भी डबल विजन होगा। नेक्स्ट इसमें क्या है? फेशियल वीकनेस। सॉरी। तो क्वेश्चन आता है यहाँ से कि इन विच डिसीज कंडीशन मास्क लाइक फेस इज प्रेजेंट? सो दैट इज सीन इन माइस्थेनिया ग्रेविस। सो फेशियल वीकनेस विल बी देयर। देन डिफिकल्ट च्यूइंग एंड स्वेलोइंग, डिफिकल्टी च्यूइंग एंड स्वेलोइंग। पेशेंट जब कुछ चबाने की कोशिश कर रहा है या स्वेलो करने की कोशिश कर रहा है तो वो नहीं कर पाएगा। डिफिकल्टी च्यूइंग एंड स्वेलोइंग। Then the patient will have slurred speech. Patient will have slurred speech. Patient का speech कैसा होगा? slurred. जैसे वो जो भी बोलेगा वो आपको समझ नहीं आएगा, है ना। कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स, कुछ ऐसे पेशेंट्स रहते हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, आप पूछ रहे हो कि क्या आपका नाम क्या है ना, आपको आपकी डेटा शीट भरनी है, आपको हिस्ट्री लेना है पेशेंट का, तो आप उससे नाम पूछ रहे हो, तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि आपको वो समझ ही नहीं आ रहा है कि नाम क्या है पेशेंट का। सो slurred speech will be present. देन प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस। सो मैंने पहले ही बताया कि इस डिसीज़ में जो मसल्स है वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है।
सो इसमें क्या होगा, प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस भी प्रेजेंट होगा पेशेंट में। नेक्स्ट है आपका नॉर्मल सेंसेशन एंड रिफ्लेक्सेस। पेशेंट को नॉर्मल सेंसेशन और रिफ्लेक्सेस हो रहे हैं। सो सेंसेशन और रिफ्लेक्सेस नॉर्मल होंगे, बट ये सारे फीचर्स पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं जो हमारा माइस्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट है। लेकिन हॉलमार्क सिम्टम क्या है? हॉलमार्क सिम्टम हमारा क्या है कि जो हमारा पेशेंट है, जो हमारा इंडिविजुअल है, वो क्या कंप्लेन करेगा कि उसको क्या कंप्लेन करेगा वो कि उसको जब वो एक्टिविटी कर रहा है तो मसल में फैटिगनेस हो रही है, मसल वीकनेस हो रही है, लेकिन जब वो रेस्ट कर ले रहा है वही एक्टिविटी करने के बाद तो वो इम्प्रूव हो जा रही है। सो ये हॉलमार्क सिम्टम हमको हमेशा याद रखना है माइस्थेनिया ग्रेविस का। ओके, सो ये कुछ इमेजेस है। देखो ये है आप ड्रॉपिंग आईलिड, जिसको हम क्या कह रहे थे, टॉसिस, है ना। सो टॉसिस का ये इमेज ऐसी आईलिड देखने को मिलेगी। दूसरा आपका क्या है, इम्पेयर्ड विजन, है ना, इसमें डिप्लोपिया आ रहा था। सो डिप्लोपिया जैसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपका क्या है, चेंज इन फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। देन पेशेंट वी हैव स्पीच डिफ़िकल्टीज। जो हमारा पेशेंट है उसको स्पीच डिफ़िकल्टी भी होगी। देन डिफ़िकल्टी च्यूइंग और swallowing। जब भी वो कुछ चबाने की कोशिश करेगा या स्वेलो करने की कोशिश करेगा तो उसको डिफ़िकल्टी होगी। देन लिम्ब वीकनेस, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब में भी उसके वीकनेस प्रेजेंट होगी। देन द पेशेंट विल हैव ब्रीथिंग इश्यूज, सांस लेने में पेशेंट को दिक्कत होगी। सो ये सारे क्लिनिकल फीचर्स हमको देखने को मिलेंगे हमारे एमजी के पेशेंट में। एमजी मतलब माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट में ये सारे बेसिक फीचर्स हमको देखने को मिलेंगे। लेकिन हॉलमार्क सिम्टम्स हमको हमेशा याद रखना है कि पेशेंट बोलेगा कि ये सारे जो फीचर्स हो रहे थे एट रेस्ट ये सब इम्प्रूव हो जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा माइस्थेनिया क्राइसिस। सो माइस्थेनिया क्राइसिस क्या होता है? सो इट इज सीवियर मसल वीकनेस अफेक्टिंग रेस्पिरेटरी मसल। ओके, सॉरी। ओके, सो इसमें क्या हो रहा है, सीवियर मसल वीकनेस हो रहा है, और उस सीवियर मसल वीकनेस की वजह से जो हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स है ना, जो हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो जा रही है। इसमें होता क्या है, इसकी वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। जो हमारा इंडिविजुअल होगा उस पर रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। क्या क्या ट्रिगर एजेंट है? पहला है आपका इन्फेक्शन, फॉर द नॉइज, पहला आपका इन्फेक्शन। सो कोई भी इन्फेक्शन, है ना, कोई भी इन्फेक्शन कैन बी अ कॉज। दूसरा है आपका सर्जरी, तीसरा है आपका स्ट्रेस, और फिर चौथा क्या है, इनएडिक्वेट मेडिकेशन। सो ये सारे ट्रिगर एजेंट हो सकते हैं फॉर दिस क्राइसिस। अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है, कोई सर्जरी हुई है, कोई स्ट्रेस था इंडिविजुअल को, या फिर कोई इनएडिक्वेट मेडिकेशन ले लिया, तो वो माइस्थेनिया क्राइसिस में जा सकता है और उसको क्या हो सकता है, उसको रेस्पिरेटरी फेलियर जैसी कंडीशन हो सकती है। सो आफ्टर दिस वी हैव डायग्नोसिस, कि हम कैसे डायग्नोज करेंगे कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है ना। सो पहला इसमें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को हमको मिलेंगे। पहला इसमें एंडोऑफियर टेस्ट। इसमें हम करते क्या है, हम देखते हैं कि इस टेस्ट से उसकी मसल स्ट्रेंथ इम्प्रूव हो रही है या नहीं। सो इस टेस्ट में जब हम ये एंडोऑफियर ड्रग पेशेंट को देते हैं तो उसका जो मसल स्ट्रेंथ है वो थोड़ा बहुत इम्प्रूव होता है। और ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, है ना। हम पेशेंट को कहेंगे कि आप ब्लड टेस्ट करा लो ACH रिसेप्टर्स के लिए, कि ACH रिसेप्टर्स एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी में बने हैं या नहीं, ये चेक कराने के लिए आप एक ब्लड टेस्ट कराओ। और हम क्या कर सकते हैं, हम पेशेंट को बोलेंगे कि पेशेंट शुड गो फॉर CT और MRI स्कैन। सो हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप CT स्कैन या फिर MRI स्कैन के लिए भी जा सकते हो। देन हमको एवेल्युएट करना है थाइमस ग्लैंड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमको क्या करना है, पेशेंट का थाइमस ग्लैंड एवेल्युएट करना है।
सॉरी, नेक्स्ट है हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। सो मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, मेडिकेशंस, है ना, एंटीकोलिनेटरेज ड्रग लाइक फर्स्ट लाइन ड्रग। सो जो भी एंटीकोलिनेटरेज ड्रग्स हैं वो हम पेशेंट को देंगे, लाइक पायरिडोस्टिगमेट, ठीक है। सो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में हम एंटीकोलिनेटरेज ड्रग्स देते हैं। नेक्स्ट है आपका इम्यूनो सप्रेसेंट्स। सो इम्यूनो सप्रेसेंट में हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या फिर एजिथ्रोप्राइन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या फिर एजिथ्रोप्राइन, ये सारे ड्रग्स हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे। हम नहीं प्रिस्क्राइब करेंगे, डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब एंड वी हैव टू गिव। बट एज नर्सेज वी शुड हैव द नॉलेज कि कौन कौन सी ड्रग ऐसे पेशेंट में चलती है। अगर आपको पता होगा कि कौन सी ड्रग चलती है तो आप क्या करोगे, यू शुड हैव अ लुक, है ना, कि ये ड्रग थी और अच्छा मैम ने, सर ने, जो भी ये डॉक्टर्स ने ये प्रिस्क्राइब किए तो हम ये अभी इंस्टॉल करेंगे। सो ये इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एजिथ्रोप्राइन। सो नेक्स्ट है आपका सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, वी हैव टू डू थाइमेक्टमी। हम ये जो थाइमस ग्लैंड जिसमें थायोमा बन रहा था, इसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। थाइमेक्टमी में क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। सो इम्प्रूव सिम्टम्स और इंड्यूसेस रेमिशन, इम्प्रूव हो जाएंगे सिम्टम्स और रेमिशन इंड्यूसेस रेमिशन, रेमिशन को इंड्यूस करेगा, है ना। सो इस पर्टिकुलर से हम, रेमिशन का मतलब क्या, कि वो डिसीज दोबारा नहीं हो रही है ना। सो हम थाइमेक्टमी जैसी सर्जरी पेशेंट को ऑफर कर सकते हैं कि आप ये सर्जरी करा सकते हो फॉर द ट्रीटमेंट, है ना। नेक्स्ट इसमें क्या है, थाइमस ग्लैंड आपको दिखा रहा है, ओके, ये देखो इस वाली इमेज में आपको दिख रहा होगा, यहाँ से थाइमस ग्लैंड जो है, जो हमारी थाइमस ग्लैंड थी उसको उड़ा दिया मतलब उसको क्या किया हमने, थाइमेक्टमी के टाइम पे रिमूवल ऑफ द थाइमस ग्लैंड कर दिया, जो कि रिस्पॉन्सिबल थी इस पर्टिकुलर डिसीज के लिए। नेक्स्ट है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट। सो पहला इसमें असेसमेंट प्रायोरिटीज, क्या क्या असेसमेंट आप करेंगे एज, है ना, आप क्या क्या असेसमेंट करोगे। सो इसमें क्या है, रेस्पिरेटरी स्टेटस, पहले तो आप रेस्पिरेटरी स्टेटस, वाइटल कैपेसिटी आप चेक करोगे पेशेंट की। फिर आप क्या करोगे, स्वेलोइंग एबिलिटी, पेशेंट की स्वेलो करने की एबिलिटी कैसी है, क्योंकि उसके मसल वीकनेस हो रहा है। सो उसकी जितनी भी ये मसल से रिलेटेड एक्टिविटीज है वो डिमिनिश हो रही है, तो वो सारी चीज़ें हम पेशेंट में चेक करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, मसल स्ट्रेंथ, हम मसल स्ट्रेंथ पेशेंट की चेक करेंगे कि क्या मसल स्ट्रेंथ कैसी है पेशेंट की। देन हमारा क्या है, फैटीग लेवल, कि पेशेंट की फैटीग लेवल क्या है, कितना पेशेंट थक रहा है ना, ये भी हम चेक करेंगे। देन मेडिकेशन टाइमिंग एंड रेस्पॉन्स, कि मेडिकेशन का टाइमिंग क्या है और रिस्पॉन्स कैसा कर रहे हैं उस मेडिकेशन से, पेशेंट का रिस्पॉन्स कैसा है, पेशेंट इज़ ओके और पेशेंट कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ें एज नर्सेस हमको चेक करनी है। क्या क्या चेक करना है, वी हैव टू असेस फॉर द रेस्पिरेटरी स्टेटस ऑफ द पेशेंट, swallowing ability, then muscle strength, then fatigue level and then medication timing. नेक्स्ट है आपका नर्सिंग इंटरवेंशन। सो एज नर्सेस हमको क्या क्या करना है, पहला क्या है, एडमिनिस्टर मेडिकेशन और टाइम। जो भी मेडिकेशन आप पेशेंट को दे रहे हो दैट शुड बी गिवन ऑन टाइम, दैट शुड बी ऑन टाइम। Then schedule activities during peak energy time. Schedule activity during peak energy time. Encourage rest between activities. जब भी पेशेंट कोई एक्टिविटी कर रहा है तो उसको बोलेंगे कि आप थोड़ी देर काम करो, फिर आप क्या करो, थोड़ी देर रेस्ट करो। सो इनकरेज रेस्ट बिटवीन दी एक्टिविटीज़। देन मॉनिटर फॉर एस्पिरेशन, हमको क्या करना है, पेशेंट को मॉनिटर करना है फॉर एस्पिरेशन, कि कहीं पेशेंट एस्पिरेट तो नहीं कर रहा है। देन एलिवेट, जो भी क्या है, हेड ऑफ बेड।
सो एलिवेट हेड ऑफ बेड ड्यूरिंग, जब भी आप पेशेंट को मील्स दे रहे हो तो आपको क्या करना है, हेड ऑफ बेड एलिवेट करना है। देन एमरजेंसी एयरवे इक्विपमेंट अवेलेबल, जहाँ पे भी आप पेशेंट को मैनेज कर रहे हो वहाँ पे एमरजेंसी इक्विपमेंट शुड बी अवेलेबल, एमरजेंसी इक्विपमेंट शुड बी अवेलेबल। नेक्स्ट आपका है पेशेंट एंड फैमिली एजुकेशन। सो आप पेशेंट और फैमिली को क्या क्या एजुकेट करोगे, व्हाट विल द हेल्थ एजुकेशन। सो पहला है इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिकेशन, है ना। मेडिकेशन अगर पेशेंट ले रहा है तो उसका इंपॉर्टेंस हम उसको बताएंगे कि आपको मेडिकेशन स्टॉप नहीं करनी है इन बिटवीन, यू हैव टू टेक द मेडिकेशन कंटिन्यूसली। देन रिकॉग्नाइज साइन ऑफ माइस्थेरिक क्राइसिस, जो भी माइस्थेरिक क्राइसिस हो रहा है पेशेंट पे वो साइन हमको पेशेंट को बताना है। देन अवॉइड ट्रिगर स्ट्रेस इन्फेक्शन, जो भी ट्रिगर एजेंट है स्ट्रेस इन्फेक्शन उसको हमको अवॉइड करना है। देन प्लान एक्टिविटीज़ विथ रेस्ट पीरियड, हमको क्या करना है, एक्टिविटीज़ को प्लान करना है विथ रेस्ट पीरियड्स। सो ऐसा नहीं है कि लगातार कोई एक्टिविटी पेशेंट को बोल दिया और वो करता जा रहा है। जो भी एमजी के पेशेंट होंगे हम क्या बोलेंगे कि आप अपनी एक्टिविटी को ऐसे प्लान करो कि उसके बीच बीच में रेस्ट आपको मिले। सो की पॉइंट फॉर द एग्जाम, सो व्हाट आर द की पॉइंट्स। पहला है वीकनेस इम्प्रूव्स विद द रेस्ट, जैसे जैसे पेशेंट रेस्ट करेगा उसकी वीकनेस इम्प्रूव होगी। दूसरा क्या है, ऑटो इम्यून डी डिस्ट्रक्शन ऑफ ACH रिसेप्टर्स, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ ACH रिसेप्टर्स हमको ट्रीट करना है विद पैराडोस्वीर। और हमको क्या करना है, हमको वॉच करना है फॉर रेस्पिरेटरी फेलियर। फिर हमको क्या करना है, थायमस इन्वॉल्वमेंट को भी कॉमन है तो आपको उसको भी चेक करना है। अगर सर्जिकल मैनेजमेंट है तो वो सर्जरी परफॉर्म हम करेंगे। कौन सी सर्जरी करते हैं, थायमेक्टमी। सो ये पूरा हो गया आपका रिगार्डिंग एमजी। सो अभी हम कंपैरिजन कर लेते हैं। गुलेन बैरो तो पढ़ा नहीं है बट स्टिल माइस्थीनिया ग्रेविस और GVS में होता क्या क्या है, इसके बाद हम GVS ही पढ़ेंगे। सो ये इम्प्रूव हो जाती है विथ रेस्ट बट ये प्रोग्रेस रहती है। ये अफेक्ट करती है NMJ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को और ये अफेक्ट करती है पेरिफेरल नर्व्स को। देन इसमें रिफ्लेक्सेस डिक्रीज होते हैं बट इसमें रिफ्लेक्सेस आर नॉर्मल। सो ये बेसिक कंपैरिजन था। आप कैसे कंपेयर कर सकते हो कि बहुत कंफ्यूज होता है कि GBS माइस्थीनिया ग्रेविस मल्टीपल स्क्लेरोसिस सब सेम लग रहा है, सब में न्यूरॉन अफेक्ट होना है तो कैसे कंपेयर करेंगे। तो ये इम्प्रूव हो रही है विथ रेस्ट बट ये नहीं इम्प्रूव होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट माइस्थीनिया ग्रेविस। So okay, thank you so much students for attaining this lecture with this much of focus. I hope आपको ये समझ में आया होगा। 2 डिसीज कंडीशन हमने इसमें कवर किए। पहले डिसीज जो हमने कवर की थी वो कौन सी थी, अल्जाइमर डिसीज सैयारा वाली, और दूसरी डिसीज कौन सी थी, माइस्थीनिया ग्रेविस MG। सो ये दोनों डिसीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्जाइमर हमेशा आपके जो सेमेस्टर एग्जाम्स है उसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। सो आप इसको फुल फोकस इसको पढ़ो, ओके। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पुटअप करो, आपके डाउट को आंसर करेंगे। वी हैव वन ऐप ऑल्सो नेम विद एग्जाम मार्क। सो आप उस ऐप पे जाके इसका पूरा PDF, ये जो पूरी आपको अभी आपने वीडियो देखी इसमें पूरी जो नोट्स है वो आपको ऐप पे अवेलेबल मिलेगी। सो थैंक यू सो मच।